हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। कल वाले वीडियो के अंदर हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। मैंने आप सभी को बताया था कि आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाला है। वहीं उसके पीवाईक्यू जो है वो मिलने वाले हैं। अगर आपने 1 तारीख से पहले पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो, अन्यथा फिर एक बैरियर के रूप में हमने एक फीस रखी है मात्र ही 100 रुपए, तो फिर वो आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। चलिए हम ईओआरओ के लिए जो क्वालिटी जो है मैंने आप सभी को बताया था कि जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसका एग्जाम 2027 में होने वाला है। यूआरओ के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है पॉलिटी। हम शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक बुनियादी अवधारणाओं से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा राज्य, जिसे स्टेट के नाम से जानते हैं। तो राज्य क्या है, तो मैं पहले लिख रहा हूं, राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से कार्य करती है। तो मैंने आप सभी को बताया कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है और एक व्यवस्थित सरकार जो है बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से कार्य करती है। अब हम आगे चलते हैं कि राज्य के चार अंग होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है भूभाग, अगला है जनसंख्या, अगला है अपने सरकार और अगला है अपने संप्रभुता। सबसे पहले तो समझो ये कहना क्या चाहता है। राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार जो बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से क्या करती है, कार्य करती है। राज्य ये कहना चाहता है कि राज्य, जिसे स्टेट के नाम से जानते हैं, एज एग्जाम्पल जिसमें ये 4 तत्व लागू हो रहे हैं, वो तमाम क्षेत्र राज्य कहलाते हैं। हम समझते हैं 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय, मैं पहली चीज चिन्हित कर रहा हूं लोग, मैं दूसरी चीज चिन्हित कर रहा हूं भूभाग, मैं तीसरी चीज चिन्हित कर रहा हूं सरकार और मैं चौथी चीज चिन्हित कर रहा हूं संप्रभुता। क्या है क्या वास्तविकता के अंदर? तो सबसे पहली बात करते हैं लोग, जिसे जनसंख्या के नाम से जानते हैं। भूभाग यानी एक लैंड, एक भूमि का क्षेत्र, एक भूमि जो है, भूमि का टुकड़ा जो है वो एक भूभाग है। उसके ऊपर एक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ साथ वो गवर्नमेंट कैसी हो, संप्रभु सोवर्निटी गवर्नमेंट हो, यानी एक ऐसी सरकार जो अपने अंदर के निर्णय यानी क्षेत्र के अंदर के निर्णय प्लस बाहर विदेशी मामले जो है उनके निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, पूरी तरीके से फ्रीडम है, स्वतंत्र है। तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है? संप्रभु सरकार कहलाती है। जिस जिस क्षेत्र पर ये 4 चीजें लागू होती है उसे हम राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। ये कहानी है आज से 2000 साल पहले की, जब राज्य शब्द को जो है वो सही ढंग से परिभाषित किया गया था।
आज जब मैं पॉलिटी के अंदर शुरुआती कई कक्षाओं के अंदर जब मैं नाम लूं राज्य, तो तुम्हारे दिमाग में देश आना चाहिए, ना कि राज्य। कैसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अच्छे ढंग से समझाता हूँ। जैसे हम ये चार जो फैक्टर जो है, चार तत्व जो है, चार एलिमेंट्स जो है वो हम लागू करके देखते हैं। जैसे एज एग्जांपल हम लागू करते हैं राजस्थान पर। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं भूभाग। क्या राजस्थान की भूभाग है? भूभाग है राजस्थान का। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ एक भूभाग है। बात करते हैं जनसंख्या की, तो राजस्थान की जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या राजस्थान के अंदर रह रही है, तो वो भी है। तीसरी बात करते हैं उसकी गवर्नमेंट की। क्या राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट है? बिल्कुल राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट है, और वर्तमान के अंदर भाजपा सरकार, भजनलाल जी की सरकार जो है वो राजस्थान के अंदर काम कर रही है। लास्ट फैक्टर है संप्रभुता। क्या राजस्थान की जो राजस्थान की सरकार जो है वो संप्रभु है क्या? यानी क्या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपने राजस्थान के अंदर निर्णय लेने के लिए प्लस राजस्थान के बाहर निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है क्या? तो यहाँ ये फैक्टर लागू नहीं होता, क्योंकि भजनलाल जी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर निर्णय ले सकते हैं। भजनलाल जी को आपने कभी सुना नहीं होगा कि भजनलाल जी पाकिस्तान के किसी मामले पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, या भजनलाल जी को G20 मीटिंग में बुलाया गया है, या फिर भजनलाल जी को G7 मीटिंग में बुलाया गया है। तो भजनलाल जी जो है वो बाहर के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, बाहर के मामलों में उनके जो उनकी राय जो है वो भी नहीं पूछी जाती। तो भजनलाल जी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के मामले जो है वो देखते हैं, सुलझाते हैं, राजस्थान के अंदर उनकी चलती है भाई, है ना। तो चौथी चीज जो है वो लागू नहीं होती। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के बाद में हरियाणा की, तो हरियाणा की भी बात करेंगे तो सेम हरियाणा एक क्षेत्र है, भूभाग है। अब उसकी एक जनसंख्या भी रहती है, उसका एक जो सरकार भी है, और उसकी सरकार जो है वो तो संप्रभु सरकार नहीं है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसी अन्य देश से राय मशवरा नहीं करते, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर राय वगैरह ले रहे होते हैं, हरियाणा के अंदर जो है वो काम वगैरह कर रहे होते हैं। इतनी चीजें मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई है कि अब राज्य क्या है। अब हम बात करते हैं इसको भारत पे लागू करके, इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री। तो सबसे पहले भारत की अगर हम बात करते हैं, तो क्या भारत एक भूभाग है क्या? तो बात आती है कि भारत एक भूभाग है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या जो कि भारत की है। और आपने मोदी जी के कई भाषणों के अंदर सुना होगा कि मेरे 21 करोड़ भाइयों बहनों। तो भारत की जनगणना जनसंख्या भी है। अब हम बात करते हैं भारत की सरकार की। तो मैंने अभी बताया कि भारत के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री है। अब हम बात करते हैं भारत की स्वर्ण नीति की, संप्रभुता की। क्या भारत के प्रधानमंत्री की भारत के अंदर चलती है? क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर कोई कानून लागू कर रहे हैं तो क्या किसी से अनुमति लेते हैं? तो नहीं लेते। तो क्या बाहर से, क्या भारत के प्रधानमंत्री G20 मीटिंग में शामिल होने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल है। तो सॉरी, बिल्कुल नहीं है। यह नहीं है कि भी वो शामिल होंगे ही, या तो मतलब दुनिया या फिर भारत के हितों के लिए शामिल हो रहे हैं, जबकि वो पूरी तरीके से सक्षम है उस मामले के अंदर शामिल होने तथा ना होने के अंदर। वो अपना फैसला बता सकते हैं कि मैं इस क्षेत्र में, मैं इस मीटिंग में शामिल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। यानी स्वर्ण जो संप्रभुता है वो हमारे भारत पर लागू होती है। कुछ मामलों के अंदर स्वतंत्रता नहीं लागू, संप्रभुता नहीं लागू होती, क्योंकि जैसे अंतरराष्ट्रीय दबावों को जब मानना होता है तो वो खाली भारत के हितों में मानना पड़ता है, भारत के हित के लिए वो मानना पड़ता है। बाकी किसी दूसरे देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को आंख दिखा सके, क्योंकि ये जो है वो 21वीं सदी का भारत है। ये भाषण आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो अपने ये ध्यान रखना कि राज्य के 4 अंग होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि राज्य किसे कहते हैं। देखो हम ऐसे पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। भले ही हमारी अगर मान लो पॉलिटी 1 महीने में खत्म होती है, अगर 1 महीने के अंदर 5-10 दिन ज्यादा लग जाए तो, पर एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठना जरूरी है, एक एक चीज तुम्हारे याद होनी जरूरी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कि अगर आपने ढंग से क्लासेस ज्वाइन कर ली तो सारी की सारी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं राज्य की ओर।
कि राज्य के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? तो भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब अपने एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चाणक्य ने अपनी चोटी इसलिए खोली थी कि वो जो है वो उस साम्राज्य का नाश करना चाहते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक लड़के को एक महान शक्तिशाली जो है वो राजा बनाते हैं, और फिर वो बदला भी लेता है। ये कहानी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। तो उन्होंने ही चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त ने, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि राज्य के 4 नहीं बल्कि 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7 अंग। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले है अपने दुर्ग। एक दुर्ग होगा, उसके अंदर एक राजा रहेगा, राजा के पास होगी एक सेना, राजा के पास होगा एक अमात्य, जिसे क्या कहा जा सकता है? मंत्री भी कहा जा सकता है। सेना को देने के लिए होगा राजकोष, एक सॉरी भूभाग और होगा, क्योंकि भूभाग पर ही दुर्ग होगा, और एक होगा अपने मित्र राज्य, मित्र राज्य होगा। ये 7 अंग कौटिल्य ने बताए हैं, इसलिए इनको संयुक्त रूप से सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। क्या क्या है? सबसे पहले एक भूभाग होगा, एक भूमि होगी, जिस पर एक दुर्ग होगा बनाया हुआ, एक किला बनाया हुआ होगा। उस किले के अंदर एक राजा रहेगा, राजा के पास बहुत बड़ी सेना होगी, सेना, और उस सेना को कंट्रोल करने के लिए या फिर सेना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंत्री होगा, जिसे उस वाली लैंग्वेज के अंदर अमात्य कहा जा सकता है। सेना को देने के लिए एक राजकोष होगा, एक भूभाग होगा ही, और राजा के पास होगा एक मित्र राजा या फिर मित्र राज्य। ये 7 अंग राजा के पास होंगे, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। ये किसने लिखा है? तो कौटिल्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। वास्तव में अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य को नहीं कहा जाता, जबकि कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है। तो जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तब आप इस बातों को और ढंग से जानोगे। तो वर्तमान में अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये बातें हैं 2000 साल पहले की, जब जब भारत के अंदर या फिर जब दुनिया के अंदर एक जो राजा हुआ करते थे, राजतंत्र हुआ करते थे, लोकतंत्र का अस्तित्व भी नहीं हुआ करता था, है ना। ये कहानियां तब की है, ये बातें तब की है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको आगे क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। अब 2 शब्द है, एक का नाम है राष्ट्र, एक का नाम है राज्य। एक तो राज्य है, एक राष्ट्र है, नेशन, है ना। तो 2 शब्द है, हमें इन दोनों शब्दों के अंदर अंतर समझना है। देखो, ये शब्द, ये बाकी तो देखो एग्जाम में आएंगे। वो राज्य वही का ही है जिसमें लोगों के समुदाय, वो एग्जाम में आया हुआ है, वो यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये स्टेटमेंट दे करके कि निम्न में से कौन सा अंग राज्य का नहीं है? तो 4 अंग है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। बाकी ये वाला एग्जाम के अंदर जो है वो नहीं आने वाला, पर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है। तो अब हम समझते हैं इसको। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है।
वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के अधिक निकट है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा। वही राष्ट्र क्या है? एक सांस्कृतिक अवधारणा। क्या? एक सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है ना? और मैं देखो और अंतर बताऊं। राज्य वह है जिसमें एक ही प्रकार की भाषा, खान पान, संस्कृति हो। राष्ट्र वह है, तो सॉरी, राज्य वह, ये राष्ट्र है ना, ये राष्ट्र की श्रेणी में एक ही और राज्य वह है जिसमें अलग अलग धर्म, खान पान तथा संस्कृति के लोग रहते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, राज्य जिसे स्टेट एक, और जो राजनीतिक अवधारणा है वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र एक ही सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र वह है जिसमें अलग एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, एक ही प्रकार का खान पान है, एक ही प्रकार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा हो, और एक ही प्रकार का कल्चर हो। राष्ट्र वह है, जबकि राज्य वह है जहां अलग अलग खान पान के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग और भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति फॉलो कर रहे हैं। ये बातें तो तुम्हें समझ में आ गई। अब आगे की चीज इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र जैसे जैसे राष्ट्र के अंदर, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो ना, जैसे हम एक टेबल बना रहे होते हैं, एक साइड राष्ट्र है, एक साइड राज्य है, एक साइड लिखते हैं हम देश। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। क्या इंडिया राष्ट्र है क्या? तो इंडिया एक राष्ट्र है, इंडिया राज्य भी है। तुम्हारे दिमाग के जो तंतु अभी अचानक से खुले हैं कि इंडिया के अंदर एक ही प्रकार की भाषा नहीं बोली जाती, क्योंकि गुजरात का गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र का मराठी बोलता है, पंजाब का पंजाबी बोलता है, ओडिशा का उड़िया बोलता है। खान पान अलग है। राजस्थान का दाल बाटी चूरमा खा रहा होता है, गुजरात का ढोकला खा रहा होता है, साउथ के अंदर जो है वो जो इडली डोसा वगैरह खा रहे होते हैं, वही बंगाल के रसगुल्ला खा रहे होते हैं। संस्कृति की अगर बात करें तो कल्चर जो है वो अलग अलग है। राजस्थान के अंदर अलग पहनावा है, हरियाणा के अंदर अलग पहनावा है, गुजरात के अंदर अलग पहनावा है ना? अब तुम्हारे दिमाग में ही आ रहा होगा, पर वास्तविकता यह है कि भारत के अंदर एक ही प्रकार का कल्चर है। इसको अगर हम बैकग्राउंड की ओर लेकर के जाते हैं, जब बात करते हैं सम्राट अशोक की, है ना, तो सम्राट अशोक वाले टाइम भारत जो है वो खाली भारत तक नहीं था, भारत का राज आसपास वाले कई देशों पर हुआ करता था। इधर अपने जो क्या बोलते हैं उसको, अफगानिस्तान, इधर अपने पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे ईरान, जो उज्बेकिस्तान, है ना, वहां तक जो भारत का राज हुआ करता था। इधर चाइना के आसपास जो ये नेपाल, ये भूटान, ये तिब्बत, ये म्यांमार, इधर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ तक भारत का राज हुआ करता था, है ना? तो उस वाले टाइम भारत के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ही हुआ करता था, वहां एक ही धर्म के लोग रहते थे, है ना? खान पान उन लोगों का लगभग लगभग एक जैसा था। ये तो भारत के अंदर जो है वो विदेशी आक्रमण हुए, धीरे धीरे जो है वो भारत के लोग जो फॉरेन जो जो वेस्टर्न कल्चर के जो तपेट में आते हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। बाकी भारत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक था,
भारत के अंदर लगभग लगभग एक ही प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती थी। धीरे धीरे भारत में भाषा का विकास होता है, धीरे धीरे बाहर के लोग आते हैं तो अपनी कल्चर जो है, जब दो देश आपस के अंदर आक्रमण वगैरह कुछ भी हो रहे होते हैं, तो वहां जो कल्चर का जो आदान प्रदान होता है, खान पान का आदान प्रदान होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये देखा जा सकता है कि भारत के अंदर वर्तमान में हैप्पी बर्थडे वगैरह मनाए जा रहे हैं, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर है। हमारे द्वारा जो मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंड्स डे, ये तमाम चीजें हमने वेस्टर्न कल्चर से सीखी है। कब सीखी है? और वास्तविकता के और कई चीजें जैसे हम जानते हैं, चाय वगैरह है, कॉफी वगैरह है, ये तुम्हारे तंबाकू है, चिलम है, ये सारे के सारे वेस्टर्न कल्चर से हमने जो अपनाए हैं। क्रिकेट जो इंग्लैंड का गेम है, जिस जिस देश पर इंग्लैंड ने राज किया था, वहां वहां लगभग लगभग क्रिकेट खेला जाता है, बाकी किसी देश में नहीं खेला जाता। तो ये हमने वेस्टर्न कल्चर से सीखा है। बाकी भारत के अंदर पहले एक ही हुआ करता था, तो भारत किसकी श्रेणी में आएगा? राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। राज्य के मैंने 4 अंक गिनवा दिए, जो कि भारत राज्य की श्रेणी में भी आएगा। अब हम बात करते हैं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या अमेरिका राज्य की राष्ट्र की श्रेणी में आएगा क्या? तो अमेरिका राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में वापस आ रहा है कि अमेरिका के अंदर सारे ईसाई धर्म के लोग रह रहे हैं, अमेरिका के अंदर सारे अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, अमेरिका के अंदर सारे जो है वो उनका खान पान एक ही है। फिर मैं आप सभी को बता दूं कि अमेरिका का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग अलग है। अमेरिका के अंदर मैं बात बताऊं तो जैसे 1498 के अंदर अपने वास्को डी गामा भारत तो आ जाता है, पर भारत ढूंढने के लिए उस वाले टाइम जो है वो दो देश आगे निकले थे, एक तो स्पेन था, एक अपने पुर्तगाल था। तो पुर्तगाल का तो जो है वो वास्को डी गामा से पहले आया था एक बार्थोलोम्यू डियाज नाम का व्यक्ति, जो अपने आसा अंतरिक्ष या फिर अफ्रीका के नीचे वाली टिप जो है वहां तक आगे गया था। वही जो अपने स्पेन का जो निकला था उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस जो है वो भारत वाली साइड नहीं आता, बल्कि उधर वाली साइड चला जाता है। तो जब कोलंबस वाले टाइम तक पूरी दुनिया के अंदर ये मान्यता थी कि पूरी दुनिया के अंदर 3 ही महाद्वीप है, और सॉरी 2 ही महाद्वीप है, जिन्हें यूरेशिया के नाम से जानते हैं, एक यूरोप प्लस एशिया। तीसरा महाद्वीप उन्हें पता ही नहीं था। जैसे जैसे कोलंबस भारत को ढूंढने के लिए इधर वाली साइड नहीं जाके उधर वाली साइड चला जाता है, तो कोलंबस को एक द्वीप मिलता है जिसको उसने वेस्ट इंडीज नाम दिया गया। धीरे धीरे यूरोप वाले लोगों को सजा देने के लिए उस द्वीप पर छोड़ा गया, और फिर धीरे धीरे उन लोगों ने आपस के अंदर समझौता किया, और समझौता करने के बाद में एक अलग से देश बनाया। उस देश का नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यूरोप के अंदर खूब सारे यूरोपीय देशों के लोग जो है वो वहां जा जा करके बसने लगे, और उन लोगों ने अपना देश बनाया है। तो अगर हम बात करते हैं उसके राष्ट्र की, तो अमेरिका के अंदर अलग अलग देश के लोग जो आकर के एक अलग देश बनाया है। तो अमेरिका एक राष्ट्र नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका के क्या है, एक राज्य है, क्योंकि अमेरिका पर 4 तत्व जो लागू हो रहे होते हैं। वहीं अगर हम और जैसे अरब कंट्री का बात करें, हम अरेबियन कंट्री के, अरब कंट्री एक राष्ट्र तो है, बल्कि राज्य नहीं है। अरब कंट्री एक राष्ट्र तो है, जबकि राज्य नहीं है, क्योंकि उनका जो राज्यों के रूप में जो अस्तित्व है वो नहीं है। जबकि राष्ट्र जो है वो एक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, उनका जो ना लिटरेचर बैकग्राउंड, वो एक ही रहा है। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें ये वर्ड समझ में आ गया होगा कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है। एज एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, हम देखो पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान एक राष्ट्र था क्या? तो पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान का खान पान भारत का खान पान है। तो राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आएगा, पाकिस्तान राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब तुम्हारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आप, आज हमने 3 जो है वो थ्योरी पढ़ी, 3 हमने विचारधाराएं पढ़ी, 3 धारणाएं पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों तुम्हारे बेटर ढंग से जो समझ में आ गई होगी। एक बार चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना था कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से कार्य करती है। राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से? तो दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र और क्षेत्र या फिर भूभाग। फिर हमने जाना था राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है, वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के ज्यादा निकट है। राज्य जहाँ अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जो है वो खान पान के, संस्कृति के लोग रहते हैं, वही राष्ट्र जिनका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बैकग्राउंड
ऐतिहासिक जो है वो बैकग्राउंड एक रहा हो, जिनका कल्चर, जिनका खान-पान लगभग-लगभग जो लैंग्वेज है वो सेम ही है। तो आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना तो कतई नहीं भूलें। फ़ायदे मैंने आप सभी को बता दिया कि आपको जो यहाँ पढ़ाया गया है उसके सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। इसके साथ-साथ इतने पढ़ाए हुए में से मैंने बताया है कि भी कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आपको वहाँ पर जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो फटाफट से 1 तारीख से पहले-पहले जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, जहाँ आपको वास्तविकता के अंदर वो तमाम मैटर मिलने वाला है, जो पूरी राजस्थान के अंदर कोचिंगों के अंदर जो है वो पेड वर्ज़न के अंदर मिलता है ना? उसके जो पैसे लिए जाते हैं, पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है 1 तारीख से पहले-पहले। 1 तारीख के बाद में भी मान के चलो वो फ्री है, पर हमने उस पर एक बैरियर लगा दिया ताकि तुम्हारा तो ये वो होता है कि जैसे ज पैसे लग जाते हैं ना, आदमी का जब तड़का लग जाता है ना, तो फिर वो पढ़ाई भी ढंग से करने लग जाता है ना? तो वो एक बैरियर है, फिर आपको उस बैरियर को पार करना होगा और एक बार मेरे कहने से फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें, ताकि धीरे-धीरे आप भी जॉइन करोगे, आपके साथी भी जॉइन करेंगे। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे-राधे।